हेलो फ्रेंड्स, कंपाइलर लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज मैनेजमेंट। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि कंपाइलर का जो मेन काम है वो है सोर्स कोड को टारगेट कोड में चेंज करना, ओके। लेकिन इसके साथ साथ कंपाइलर का और काम भी होता है, जैसे कि वो टारगेट मशीन को सारे रिसोर्स ला के दे ताकि वो हमारा जो टारगेट कोड है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ कंपाइलर का एक और काम है, ये जो भी हमारा डेटा ऑब्जेक्ट होता है टारगेट कोड के अंदर, जो भी हमारा डेटा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका रन टाइम बिहेवियर यानी रन टाइम रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये भी कंपाइलर डिसाइड करता है कि रन टाइम में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम। ओके, तो बेसिकली हमारे पास दो अप्रोच होता है स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए। पहला स्टैटिक स्टोरेज, दूसरा होता है हमारा डायनामिक स्टोरेज। ठीक है, तो हम इन दोनों में से कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे ये हम डिसाइड करते हैं स्कोप के बेस पे। ओके, कि हमारे टारगेट कोड के अंदर जो भी हमारा स्कोप है, जो भी हमारी विजिबिलिटी है लोकल डेटा या नॉन लोकल डेटा की, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इसमें कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक स्टोरेज की। तो स्टैटिक स्टोरेज में क्या होता है, जब भी हम सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं टारगेट कोड में, और अगर हमें ये ड्यूरिंग द कंपाइलेशन अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे टारगेट कोड को रन करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, अगर हमें ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ये पता चल जाए कि हमारा जो टारगेट कोड हमारा जनरेट हुआ है उसको रन करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, या फिर हमें ये पता और साथ साथ ये भी पता चल जाए कि जो भी डेटा ऑब्जेक्ट हैं, जो भी हमारे डेटा ऑब्जेक्ट हैं टारगेट कोड में, उनका रिलेटिव पोजीशन क्या है। ठीक है, उनका कोड के अंदर रिलेटिव एक दूसरे से पोजीशन क्या है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर हमें एक फिक्स अमाउंट में मेमोरी एलोकेट कर देंगे कंपाइलर को, कंपाइलर वो मेमोरी टारगेट कोड को एलोकेट कर देगा और टारगेट कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है पहले से कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए या इस टारगेट कोड को रन करने के लिए मुझे कितना मेमोरी या कितना स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन में हम ऑलवेज स्टैटिक एलोकेशन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डायनामिक स्टोरेज की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ मेनली याद रखिए, दो चीज़ हम यूज़ करते हैं, हीप और स्टैक। हीप और स्टैक। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जब कंपाइलर सोर्स कोड को टारगेट कोड में चेंज कर लेता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट डालता है स्टोरेज के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी मेमोरी, जो भी स्टोरेज स्पेस कंपाइलर को एलोकेट करता है, तो कंपाइलर क्या करता है, उस मेमोरी को, उस जो मेमोरी ब्लॉक उसको ओएस से एलोकेट हुआ रहता है उसको डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, और हर एक ब्लॉक में कुछ स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड या हम कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक डेटा ही हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ब्लॉक में डिवाइड करता है आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा कोड एरिया, दूसरा होता है स्टैटिक एरिया, फिर स्टैक या फिर हीप। ओके, तो कोड एरिया जो होता है इसमें बेसिकली जो भी मेरा टारगेट कोड है, जो भी हमारा टारगेट कोड, हमें पता है टारगेट कोड हमारा फिक्स साइज का होगा, तो जो भी हमारा टारगेट कोड होगा उसको हम कोड एरिया में स्टोर करेंगे। ओके, स्टैटिक डेटा में हम क्या स्टोर करेंगे, जो भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे या लोकल वेरिएबल होगा, वो हम स्टैटिक डेटा में स्टोर करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोड एरिया और स्टैटिक एरिया में जो भी हम टारगेट कोड का जो भी पोर्शन हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, उसकी जो साइज़ होती है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है साइज़ के बारे में, वो ड्यूरिंग कंपाइलेशन मुझे पता चल जाता है कि टारगेट कोड को स्टोर करने के लिए मुझे कितना साइज़ चाहिए, या फिर टारगेट कोड के अंदर कितने हमारे ग्लोबल या कांस्टेंट या लोकल वेरिएबल हैं, उनको स्टोर करने के लिए मुझे कितना स्पेस चाहिए। तो ये जो दो ब्लॉक होता है इसकी साइज़ मुझे कंपाइल टाइम में ही पता चल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड ब्लॉक होता है हमारा स्टैक और फोर्थ ब्लॉक होता है हीप। तो बेसिकली स्टैक में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टारगेट कोड आया उसको मैनिपुलेट करने के लिए जो भी उसमें हमें लोकल डेटा की ज़रूरत होगी या जो भी लोकल डेटा होगा, ओके, तो उस लोकल डेटा को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, या फिर हमें पता है कि हर एक जो भी टारगेट कोड के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उसका एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है, उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, देन फर्दर हम मैनिपुलेशन करेंगे। आगे हम देखेंगे कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे टारगेट कोड के अंदर नॉन लोकल डेटा भी है, अगर सिर्फ लोकल डेटा है तो हम स्टैक का यूज़ करेंगे, अगर हमारे कोड के अंदर
लोकल डेटा और नॉन लोकल डेटा दोनों है या फिर सिर्फ नॉन लोकल डेटा है तो हम हीप का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन दोनों ब्लॉकों का यूज़ ओनली रन टाइम में होता है, ठीक है। हीप और स्टैक ये जो ब्लॉक हैं इनका यूज़ हम कब कब करते हैं, रन टाइम में करते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लोकल डेटा होगा तो मैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊंगा। अगर मेरे पास लोकल डेटा प्लस नॉन लोकल डेटा होगा या फिर नॉन लोकल डेटा होगा तो मैं हीप पे जाऊंगा, ठीक है। और ये एरो जो बना हुआ है, इस एरो का मतलब ये है कि ये दोनों ब्लॉक सिंक और ग्रो दोनों कर सकते हैं, ओके। ये दोनों ब्लॉक जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसका स्पेस बढ़ा भी सकते हैं और इसका स्पेस घटा भी सकते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ निकल के आई कि नॉन लोकल डेटा और लोकल डेटा क्या होता है। आगे हम देखते हैं लोकल डेटा और नॉन लोकल डेटा क्या होता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर मेरे पास सिर्फ लोकल डेटा है तो मैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊंगा, अगर लोकल डेटा नहीं है तो हीप पे जाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली डायनामिक स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरे पास दो चीज़ें होती हैं। इस डायनामिक स्टोरेज को मैं दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एक तो सिंपल स्टैक या फिर ब्लॉक स्ट्रक्चर। सिंपल स्टैक का यूज़ कब करूँगा, जब मेरे टारगेट कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकल डेटा होगा, ओनली लोकल डेटा होगा। अगर टारगेट कोड के अंदर लोकल डेटा प्लस नॉन लोकल डेटा होगा तो हम क्या करेंगे, उस केस में हीप का यूज़ करेंगे या फिर हम कह सकते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और हमारे उसके अंदर डेटा क्या होना चाहिए, लोकल या फिर नॉन लोकल डेटा, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं लोकल और नॉन लोकल डेटा क्या में मेन डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ऑफ कोड हमने लिया है, एक फंक्शन एक्स लिया है, यहाँ पे इंट m और इंट n। तो जो ये फंक्शन x के लिए ये m और n दोनों क्या होंगे, हमारे लोकल डेटा होंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन x की जो विजिबिलिटी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे m और n कैसे बिहेव करेंगे, एज अ लोकल डेटा। अब दूसरे कोड में आते हैं, यहाँ भी एक फंक्शन हमने लिया है x। तो पहला जो स्कोप है हमारे यहाँ से यहाँ तक है। अगर दूसरा इस स्कोप के अंदर B1 ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बन रहा है, वो है हमारा B2 और नेक्स्ट है हमारा B3, ओके। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ब्लॉक X का जो लोकल डेटा होगा वो M और N होगा, ओके, ठीक है। लेकिन ब्लॉक B2 के लिए लोकल डेटा होगा X और Y। उसी तरह ब्लॉक B3 के लिए लोकल डेटा होगा Z और A। जो ये x है B3 के लिए कभी लोकल नहीं होगा और ये जो z है ये B2 के लिए कभी लोकल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर B2 और B3 की बात करें तो ये दोनों ब्लॉक आपस में विथ रिस्पेक्ट टू अगर B2 की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू B3 तो ये नॉन लोकल डेटा है। अगर B3 की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू B2 तो ये क्या है, इसके लिए नॉन लोकल डेटा है, ठीक है। यानी यहाँ B2 B3 के लिए नॉन लोकल है और B3 B2 के लिए नॉन लोकल है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है लोकल डेटा और नॉन लोकल डेटा की, ठीक है। यहाँ पे अगर MN की बात करें तो MN दोनों B2 और B3 के लिए क्या हो जाएंगे, ग्लोबल डेटा, ठीक है। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लोकल और नॉन लोकल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो हमने जब बात की थी स्टैक की या फिर हमने ये बात की थी कि अगर मेरे कोड में सिंपल लोकल डेटा होगा तो वहाँ पे मैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करते थे, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है पहले हम ये जान लें। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं या फिर जो भी कोड होता है हम उसमें एक फंक्शन लिखते हैं, बहुत सारे फंक्शन होता है, ठीक है। तो एक उसमें से किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डेटा होती है उस रिक्वायर्ड डेटा को हम एक ब्लॉक ऑफ सेगमेंट में स्टोर करते हैं। तो जो ब्लॉक ऑफ सेगमेंट होता है उसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है। वो सेगमेंट कैसे बटा होता है वो इस तरीके से देख लेते हैं हम। तो उसमें जो पहला ब्लॉक होता है वो टेम्प्रोरी वैल्यू के लिए होता है, दूसरा होता है लोकल डेटा के लिए। टेम्प्रोरी वैल्यू में हम क्या यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग द मैनिपुलेशन कोई भी टेम्प्रोरी वैल्यू हम यूज़ करते हैं। मान लेते हैं कि स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर है तो उसमें यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, तो जो तीसरा वेरिएबल क्या है हमारा टेम्प्रोरी वेरिएबल है, ठीक है। तो पहले ब्लॉक में हम क्या यूज़ करेंगे, टेम्परेरी वैल्यू, ठीक है। दूसरे में क्या यूज़ करेंगे, लोकल डेटा। लोकल डेटा का मतलब गिवन विजिबिलिटी के अंदर जो भी डेटा दिया होगा दैट इज़ अ लोकल डेटा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा ब्लॉक क्या है, मशीन स्टेटस। मशीन स्टेटस का मतलब इसमें हम प्रोग्राम काउंटर जो होता है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, या फिर जो रजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं स्टोरेज के लिए उसके स्टेटस के बारे में हम उसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस लिंक, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल स्टैक की बात कर रहे हैं, तो सिंपल स्टैक की बात कर रहे हैं तो मेरे पास नॉन लोकल डेटा नहीं है, तो नॉन लोकल डेटा नहीं तो इसका यूज़ हम नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन एक्सेस लिंक का यूज़ कब करते हैं, जब भी हम किसी नॉन लोकल डेटा को रेफ़र करना होगा तो हम ये ब्लॉक यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल लिंक्स। कंट्रोल लिंक्स क्या करता है, बेसिकली एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जब बहुत सारे फंक्शन होंगे तो बहुत सारे हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड होंगे, तो जो भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक दूसरे से जुड़े होंगे वो उसके लिंक को रेफ़र करेगा, ठीक है, रेफरिंग अनदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ओके। फिर है एक्चुअल पैरामीटर। किसी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन में हम को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसमें हम कुछ वैल्यू या कुछ पैरामीटर पास करते हैं। सपोज हमें करना है सम का एक फंक्शन बनाना है, तो बेसिकली हम उसके अंदर दो वैल्यू हम पास करते हैं जिसको वो सम करता है। तो जो भी हमारा सप्लाइड पैरामीटर होगा वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वन इज हमारा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब कि वो फंक्शन मैनिपुलेशन के बाद क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू को हम रिटर्न वैल्यू में स्टोर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, वाइड मेन, वाइड सम, वाइड मल्टीप्लाई एंड वाइड डिवीजन, ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम की हम बात करें तो इसके अंदर हमें कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, 4, क्योंकि यहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट फंक्शन है। पहला मेन फंक्शन, दूसरा सम, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीज़न, ठीक है। इट मीन्स कि हर एक कोड के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे हर एक फंक्शन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन ही क्या, इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसीजर is managed using a contiguous block of storage is called activation record, ठीक है। तो इसमें हमने देखा ढेर सारे सेगमेंट्स हैं और हर एक सेगमेंट्स में फंक्शन की अलग अलग डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये कोई मैंडेटरी सेगमेंट्स नहीं है कि हमें सारे सेगमेंट भरने ही पड़ेंगे। अगर टेम्प्रोरी वैल्यू दिया है तो हम लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। उसी तरह मशीन स्टेटस का अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हमें हम मेंशन करेंगे और नहीं है तो हम मेंशन नहीं करेंगे, ओके। जनरली अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंपल स्टैक एलोकेशन, यानी हम जो भी डायनामिक स्टोरेज को हम किससे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिंपल स्टैक से। तो यहाँ पे नॉन लोकल डेटा की तो हम बात ही नहीं करेंगे। जब नॉन लोकल डेटा की बात नहीं करेंगे तो अभी हम एक्सेस लिंक का भी, इस ब्लॉक का भी यूज़ हम नहीं करेंगे, बिकॉज ये ब्लॉक किसको रेफर करता है, नॉन लोकल डेटा को, ओके। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू ये समझते हैं कि कोई भी लाइन ऑफ कोड दिया होगा तो उसमें हम किस तरीके से एक्टिवेशन रिकॉर्ड को हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक प्रोग्राम लिया है, उसके अंदर एक मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन का एक लोकल डेटा एम है, उसके अंदर एक लोकल फंक्शन फैक्ट हमने यूज़ किया है। बेसिकली हम यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फैक्ट 3 कैलकुलेट किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट फंक्शन का हमारा यहाँ पे बॉडी दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने फंक्शन हैं और जो भी हमारा फंक्शन है कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। जितनी बार भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उतनी बार उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो पहला एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसका बनेगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड A1 मेन के लिए बनेगा, क्योंकि मेन हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो फैक्ट फंक्शन है ये कितनी बार कॉल होगा, एक बार 3 के लिए होगा, एक बार 2 के लिए होगा, एक बार 1 के लिए। यानी ये जो फैक्ट फंक्शन है कितनी बार कॉल हो रहा है, 3 बार। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसके कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेंगे, 3 बनेंगे। यानी पहला AR2 किसके लिए बनेगा, फैक्ट 3 के लिए। फिर AR3 किसके लिए बनेगा, फैक्ट 2 के लिए। फिर AR4 किसके लिए बनेगा, फैक्ट 1 के लिए, ओके। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सिंगल फंक्शन है और 100 बार अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो 100 बार उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि मेमोरी के अंदर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके।
तो सबसे पहले हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाएंगे AR1 का, फिर AR2 का। जब AR1 का रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसमें जो भी कंट्रोल एक्सेस है वो किसको रेफर करेगा, AR2 का। उसके बाद AR2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और AR2 का जो कंट्रोल लिंक होगा किसको रेफर करेगा, AR3 का। फिर इसी तरह हम AR4 का हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका मेंटेन करते हैं, AR1 का। तो एक चीज़ देख लें, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में बेसिकली 7 फील्ड होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी फील्ड हमें भरना ज़रूरी है। कोड के अंदर जो फील्ड दिया हुआ है वही फील्ड हम भरेंगे। ठीक है, तो AR1 की बात करें तो AR1 यानी मेन के लिए हम लिख रहे हैं। तो मेन में क्या चीज़ दिया हुआ है, एक हमारा लोकल डेटा दिया हुआ है, सिर्फ एक हमारा क्या दिया हुआ है, एक लोकल डेटा दिया हुआ है और एक हमें क्या हुआ, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया गया है। ठीक है, यानी फैक्ट का तो अलग ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। तो पहले इसका हम देख लें, इसके अंदर क्या है हमारा, लोकल डेटा दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, लोकल डेटा हमारा A। ठीक है, और जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू, वो वैल्यू कहाँ से आएगा, AR2 से। वो वैल्यू कहाँ से आएगा, AR2 से। यानी जो रिटर्न वाला ब्लॉक होगा वो किसको रेफर करेगा, किसके कंट्रोल लिंक को रेफर करेगा, AR2 को। ठीक है, अब AR2 का हम देख लेते हैं। तो AR2 के अंदर यानी AR2 किसके लिए, फैक्ट3 के लिए लिखा गया। तो एक्चुअली फैक्टोरियल का ये बॉडी है, इसके अंदर कोई भी लोकल डेटा हमारा नहीं है, कोई टेम्प्रोरी वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक कंट्रोल लिंक है जो किससे कनेक्ट होगा, ये जो मेन फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड से। तो सबसे पहला हमारा होगा कंट्रोल लिंक, जो किससे कनेक्ट होगा, मेन से। ओके, कंट्रोल लिंक के बाद इसके अंदर हम क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं, 3। पैरामीटर हमने पास किया 3। ठीक है, और इसके बाद ये वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू में क्या होगा, जब तक वैल्यू ऊपर से नहीं आएगी इसके, यानी R2 की वैल्यू R3 में नहीं आएगी, तब तक ये एक्चुअल वैल्यू पास नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा, इसका इस पॉइंट को, रिटर्न वैल्यू को कौन रिफर करेगा, AR3 का कंट्रोल लिंक, कंट्रोल लिंक। ओके, अब AR3 का कंट्रोल लिंक हो गया। उसके बाद AR3 में क्या दिया हुआ है हमारा, पैरामीटर। पैरामीटर क्या दिया हुआ है हमारा, 2। ओके, फिर अगेन हमारा क्या दिया हुआ है, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अगेन ये वैल्यू रिटर्न तब तक नहीं करेगा जब तक कि AR4 इसको एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा। यानी ये इसको रेफर कौन करेगा, इसको रेफर करेगा हमारा AR4 का कंट्रोल लिंक, कंट्रोल लिंक। ओके, और AR4 में पैरामीटर क्या हमने पास किया है, पैरामीटर हमने पास किया है 1। ठीक है, और इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा, रिटर्न वैल्यू होगा हमारा 1। ओके, ये तो वैल्यू रिटर्न करेगा 1। ठीक है, अब जो रिटर्न वैल्यू 1 करेगा वही आगे नीचे पास होगा। ठीक है, तो जो हमारी रिटर्न वैल्यू आएगी वो कंट्रोल लिंक से जुड़ेगा। ओके, और ये कंट्रोल लिंक इस वैल्यू को AR3 को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो जब AR3 में जाएगा तो यहाँ पैरामीटर 2 पास था, ऊपर से क्या आया 1, तो 1 ×
2 इक्वल्स टू 2, यानी ये आ गया 2। अगेन इसका रिटर्न वैल्यू फिर रेफर करेगा कंट्रोल लिंक ऑफ किसको, AR3 को। ठीक है, अब AR3 ये वैल्यू कहाँ पे जाएगा, रिटर्न वैल्यू ऑफ AR2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इट विल बी 6, यानी रिटर्न वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये 6 फिर कंट्रोल लिंक से जुड़ेगा जहाँ पे ये मेन ब्लॉक को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो मेन ब्लॉक के रिटर्न वैल्यू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू मैनिपुलेट होगा। ठीक है, पहले फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, देन सारी वैल्यू कहाँ जाएगी, मेन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि इसके अंदर हमारे 4 फंक्शन 2 था, लेकिन एक फंक्शन 3 बार हम उसको रिकॉल कर रहे हैं। तो जब 3 बार रिकॉल कर रहे हैं तो उसका 3 बार एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी लैंग्वेजेस आते हैं जैसे सी हुआ, पास्कल हुआ, ये जो है रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सन को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी एक चीज़ हम लिख लें, इट सपोर्ट्स रिकर्सन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा यहाँ से यहाँ तक वाला जो ब्लॉक था वो किसका था, हमारा AR1 का ब्लॉक था। ओके, नेक्स्ट हमारा ये ब्लॉक किसका था, AR2 का, और ये ब्लॉक था हमारा AR3 का, और ये ब्लॉक था हमारा AR4 का। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमारा टारगेट कोड के अंदर लोकल डेटा है, सिर्फ और सिर्फ लोकल डेटा है, तो हम सिंपली स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोकल डेटा के साथ नॉन लोकल डेटा है या फिर सिर्फ नॉन लोकल डेटा है, तब हम ब्लॉक स्ट्रक्चर की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।